आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं सौरभ, और ये भी इस साल मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो इनकी तैयारी का आकलन किया जाएगा कि इनकी तैयारी कितनी है। इनसे कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनसे क्वेश्चन पूछने के बाद पता चलेगा कि इनकी तैयारी किस लेवल की है। और आइए सबसे पहले इनका हम परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम सौरभ राज और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और संग्रामपुर पुछरिया का स्थायी निवासी हूँ। सौरभ पुछरिया के अस्थाई निवासी हैं। सौरभ का गांव पुछरिया में। सौरभ, आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है और मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया अच्छे अंक से मैं 10वीं का कक्षा उत्तीर्ण करूँ और आगे अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। सौरभ, आप कुछ एम रखे हैं, मतलब 10th के बाद जो है आपका जो ड्रीम है, आगे का ड्रीम, आप अपने ड्रीम के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और यही मेरा ड्रीम है। सौरभ का ड्रीम इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने का क्या उद्देश्य होगा आपका? मतलब इंजीनियर बनने का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? पहला मेरा ये पैशन है और मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर बनूँ, यही उद्देश्य है। चलिए, पैशन है, पैसा नहीं बोले हैं, पैशन बोले हैं। और जब पैशन होता है तो पैसा भी अच्छा आता है, और जब केवल पैसा के पीछे भागा जाता है तो मज़ा नहीं आता। लेकिन पैशन जब आपका हो जाता है तो पैसे की कमी नहीं रहती, पैसे काफ़ी आते हैं। तो इन्होंने पैशन कहा है, पैसा नहीं कहा है। इंजीनियर बनना चाहते हैं सौरभ। तो चलिए, सौरभ का 10th का प्रिपरेशन, 10th की तैयारी कैसी हुई है जानते हैं। क्वेश्चन पूछने से पहले हम इनका फेवरेट सब्जेक्ट जानेंगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? गणित और भौतिकी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। गणित और भौतिकी सौरभ का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए हम गणित से शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब बताइए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी? 4/52। 4/52। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? इसको जब कटाइएगा तो 1/13। 1/13 हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि एक ताश की गड्डी है, वो अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, उसमें से एक पत्ता निकालने पर इक्का होने की प्रायिकता होगी 1/13। चलिए, सही उत्तर है आपका। आप बताइए, बिंदु 5 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में स्थित है। क्यों? क्योंकि x जो है, भुज जो है प्लस में है और कोटि जो है माइनस में है। भुज जो है प्लस में है और कोटि जो है माइनस में है। प्लस माइनस ये आपका चतुर्थांश नंबर 4 हो जाता है। चतुर्थांश नंबर 4 में स्थित है। चलिए, सही उत्तर है आपका। अब बताइए, cos 90 डिग्री - थीटा बराबर? cos 90 डिग्री - थीटा साइन थीटा। साइन थीटा, बिल्कुल सही उत्तर है। अब बताइए, √121 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है भैया। क्यों? 11 हो जाएगा इसको सोल्व करने। इसको सोल्व करने पर इसका स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा, इसलिए √121 परिमेय संख्या है। आप सौरभ बताइए, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? n। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप बताइए, x² - 2 के शून्यक कितने होंगे और कौन कौन होंगे? 2 शून्यक होंगे, प्लस माइनस √2। प्लस √2 होगा और माइनस √2 होगा। x² - 2 का शून्यक होगा प्लस √2 और माइनस √2। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब बताइए, यदि x का पावर 3/2 हो, x का पावर 3/2 हो, तो क्या यह बहुपद है? नहीं, x। चलिए, आप बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? अभाज्य और भाज्य संख्या होगा। हाँ, सबसे छोटी 12। सोच करके बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सौरभ 3 बता रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सौरभ मिस कर रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 बता रहे हैं, ये मिस्टेक से था। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अब बताइए, गुणनफल क्या हो जाएगा? 8 होगा भैया। 8 हो जाएगा। अब इसके बाद सौरभ मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप लोगों में से भी किसी के मन में 3 आ रहा होगा तो आप भी इसके बाद मिस नहीं कीजिएगा, हमको पता है। चलिए, और जिसके मन में 2 आ रहा था उनका तो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, पाइथागोरस प्रमेय का कथन बताइए। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कथन है? यदि किसी त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरे बड़ी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो ये डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय बोलिए, जिसमें आपको पहले से समकोण त्रिभुज पता है। तो समकोण त्रिभुज वाले समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है।
आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको लेकर के चलेंगे हम सामाजिक विज्ञान की तरफ। आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसी हुई है? अच्छी हुई है भैया। सामाजिक विज्ञान की तैयारी सौरभ की अच्छी हुई है। सामाजिक विज्ञान जो आप लोग को पढ़ना है उसमें आपका सबसे पसंदीदा इतिहास। इतिहास सौरभ को अधिक पसंद है। तो आप बताइए सौरभ, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। आप बताइए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को कहा गया है। आप बताइए ये लोकतंत्र का प्राण वाला क्वेश्चन इतिहास से नहीं ना है? नहीं भैया, राजनीतिक शास्त्र। ये राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन था। चिपको आंदोलन आपका इतिहास से क्वेश्चन था। ये अब मिला हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब चलिए फिर आते हैं इतिहास पे। आप बताइए रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार। जार कहा जाता था रूस के सम्राट को, बिल्कुल सही उत्तर है। अब बताइए भारतीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर बताइए। 1804 400 भैया, 411 400 फिर 11। फिर से बोलिए भैया, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन से ही सौरभ बता पाएंगे, आपसे ही बता रहे हैं। 1800 400 भैया 11। 1800114000। सौरभ ऑप्शन ढूंढ रहे थे, ऑप्शन होता है तो जरूर बता देते। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर होता है 1800114000। चलिए आप बताइए भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। 1868 में बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आप बताइए ब्रेस्ट लिटवस की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटवस की संधि किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए सौरभ का सामाजिक विज्ञान का स्थिति सही है। चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता नंबर में थोड़ा मिस किया, लेकिन ऑप्शन होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ये बता देते। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी का क्वेश्चन पूछने से पहले सौरभ आप बताइए आपकी हिंदी की तैयारी, यानी हिंदी का जो बुक है उसकी और व्याकरण की कैसी हुई है? भैया बहुत बढ़िया हुई है, हिंदी और व्याकरण दोनों की तैयारी बहुत बेहतर हुई है। कृष्णा भैया द्वारा अच्छे से पढ़ाया भी गया है, व्याकरण भी और किताब भी, दोनों पुस्तक। दोनों की तैयारी सौरभ की अच्छी हुई है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म। आप बताइए वधु उत्सव किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि भैया। आप बताइए नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। सही उत्तर है आपका। आप बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी गुड। सौरभ का उत्तर हिंदी का भी सही जा रहा है। अब चलिए संस्कृत में लेकर के चलते हैं। आप बताइए ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी होगा, बिल्कुल सही। आप बताइए पराजय में उपसर्ग कौन है? परा उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप बताइए गांधी सेतु कहाँ स्थित है? पटना। पटना में गांधी सेतु स्थित है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप बताइए किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? भैया भारत की। भारत की महिमा हर जगह गाई जाती है, सही उत्तर है आपका। संस्कृत की भी तैयारी सौरभ की अच्छी हुई है। चलिए साइंस में इन्होंने बताया कि साइंस में भौतिकी इनको बहुत पसंद है, अच्छी बात है। और बाकी सब सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कैसे हुई है भौतिकी के अलावा? भैया सब विषय की तैयारी अच्छी हुई है, लेकिन मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भौतिकी है और मेरा मन लगता है उसमें पढ़ने में। इस तरह सौरभ का मन भौतिकी में अधिक लगता है और लगना भी चाहिए। इंजीनियरिंग इनका ड्रीम जो है, इन्हें इंजीनियर बनना है, तो भौतिकी में मन लगाना भी पड़ेगा। और इनको लगाना नहीं पड़ेगा, इनका लगता है। चलिए सौरभ आप बताइए जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार एल्कलाई। सही उत्तर है आपका। आप बताइए विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा। वेरी गुड। आप बताइए दर्पण सूत्र बताइए क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। नहीं, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक से बोलिए, फिर से बोलिए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
1/v प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f दर्पण सूत्र बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर बताइए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में u का मतलब क्या होता है? वस्तु दूरी। u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। चलिए, वेरी गुड। आप बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले। मोसले बिल्कुल सही उत्तर है। मेंडलीफ नहीं होगा, मोसले होगा। इनका उत्तर सही है। आप बताइए फूल में नर जनन अंग जो है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर है सौरभ का। सौरभ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और सौरभ ने बहुत खूबसूरती से उसका उत्तर दिया है, और सौरभ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इन्होंने मेहनत किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अगर उत्तर आपका भी आ जा रहा था तुरंत, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था और उत्तर आप लोग के मन में भी तुरंत आ जा रहा था, इसका मतलब आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। और अगर उत्तर नहीं आ रहा था तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने की ज़रूरत है। और सौरभ के साथ साथ आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले आपके एग्जाम के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सौरभ, आपको भी बेस्ट ऑफ लक।